हेलो, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल विद्या मंदिर। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना और बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें। बेल आइकन पर क्लिक करने से मेरी जो भी न्यू वीडियो होगी उसको नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। तो आज की वीडियो हम शुरू करते हैं। आज की वीडियो ओरिजिन एंड इवोल्यूशन ऑफ स्टार यानी कि तारे का जन्म और विकास। तो आज की वीडियो में हम जानेंगे कि तारों का जन्म कैसे हुआ, कैसे इसका प्रोसेस है, मतलब कैसे इसका विकास है, ये सब हम आज की वीडियो में पढ़ेंगे। तो हम शुरू करते हैं। तो तारों का जीवन काल अत्यधिक लंबा होता है, सभी को पता है, और विभिन्न अवस्थाओं से होकर गुजरता है। तारे का जीवन चक्र की अवस्थाएं निम्न हैं। तो जो तारे हैं उसकी बताया है कि जो उसका जीवन चक्र है उसमें कई अवस्थाएं होती हैं। जैसे फर्स्ट बता रखा है इसमें, ब्रह्मांड में उपस्थित गैसों एवं धूल के कणों बादलों का गुरुत्वाकर्षण के कारण आकाशगंगा के केंद्र में नाभिकीय संलयन शुरू हो जाता है और हाइड्रोजन हीलियम में बदलने के कारण नवीन तारों का निर्माण हो जाता है। इन्हीं बादलों को स्टेलर नर्सरी कहा जाता है। ये वर्ड ध्यान में रखना, ये जो भी मैंने मार्क किए हुए हैं, हाईलाइट किए हुए हैं ना, तो ये ध्यान में रखना कि क्या बोल रहा है, क्योंकि क्वेश्चन ऐसे ही बनता है कि कुछ भी ऐसे वर्ड दे देते हैं जो हम ऐसा लगता है कि हम कंफ्यूज हो जाते हैं उन वर्डों को देखकर, पर ऐसा नहीं होता। हम वो पढ़ चुके होते हैं पर हमारे माइंड में नहीं रहता। तो ये वर्ड हाईलाइट कर रखा है जिन पे ज़्यादा कंसंट्रेट करने की ज़रूरत है। तो इसमें बता रखा है, ब्रह्मांड में उपस्थित गैसों या धूल के कणों बादलों का गुरुत्वाकर्षण के कारण आकाशगंगा के केंद्र में, मतलब कि आकाशगंगा के बीच में नाभिकीय संलयन शुरू हो जाता है एवं हाइड्रोजन हीलियम में बदलने के कारण नए तारों का निर्माण होता है। मतलब हाइड्रोजन और हीलियम में बदलने के कारण नए तारे बनते हैं। इन्हीं बादलों को स्टेलर नर्सरी कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट बता रहा है, आकाशगंगा में हाइड्रोजन का बादल बड़ा होता है तो गुरुत्वाकर्षण के प्रभाव से गैस या पिंड सिकुड़ने लगता है, जो तारे का जन्म का प्रारंभिक स्वरूप होता है और यह प्रोसेस कहलाता है आदि तारा यानी कि प्रोटोस्टार कहलाता है। फिर बता रहा है कि आदि तारा के सिकुड़ने पर गैस के बदलाव में परमाणुओं की टक्कर होती है। परमाणुओं की टक्कर की संख्या बढ़ने से हाइड्रोजन के हीलियम में बदलने की प्रक्रिया प्रारंभ हो जाती है। इस अवस्था में आदि तारा पूर्ण तारा बन जाता है। जो प्रोटोस्टार है वो पूर्ण तारा बन जाता है। फिर बता रहा है, तारा प्रकाशवान एवं प्रकाश उत्पन्न करने वाला खगोलीय पिंड होता है जो अपने द्रव्यमान के अनुरूप छोटा या बड़ा हो सकता है। उसका बता रहा है कि वो छोटा भी हो सकता है या बड़ा भी हो सकता है। फिर बता रहा है कि तारे के केंद्र में चलने वाली निरंतर नाभिकीय संलयन अभिक्रिया, जो ये प्रोसेस चलता है, इसके फलस्वरूप कुछ समय पश्चात उसके क्रोड में हीलियम की प्रधानता हो जाती है। हीलियम मतलब ज़्यादा हो जाता है तथा नाभिकीय संलयन की अभिक्रिया रुक जाती है। इससे क्रोड में दबाव कम हो जाता है और तारा सिकुड़ने लगता है। जो तारा है वो सिकुड़ना होता है, मतलब छोटा होने लगता है। देखो इसमें नीचे तारे का रंग, तापमान एवं उम्र दे रखी है। फर्स्ट बता रखा है, तारे के रंग से उसके तापमान को ज्ञात किया जाता है। ठीक है, तारों द्वारा मुक्त ऊष्मा के आधार पर उनकी उम्र ज्ञात की जा सकती है। जैसे नीला व सफ़ेद तारा होगा वो होगा युवा, आग तारा। युवा होगा वो तारा जो नीला व सफ़ेद होगा। फिर बता रहा है, जो नारंगी होगा वो होगा प्रौढ़ अवस्था उसकी, और जो लाल होगा वो होगा वृद्ध, मतलब कि वृद्ध मतलब उसकी ज़्यादा उम्र हो गई है। और फिर उसके बाद बता रहा है कि लास्ट में विस्फोट के बाद तारे की मृत्यु हो जाती है और वह कृष्ण विवर ये है ना, कृष्ण विवर, ये ऐसा लगता है कि भाई कोई नई चीज़ है, ऐसा नहीं है, ये हम काफ़ी बार पढ़ चुके होते हैं, वही चीज़ें होती है ये। तो ये ब्लैक होल है। तो विस्फोट के बाद तारे की मृत्यु हो जाती है जो कि ब्लैक होल बन जाता है, कृष्ण विवर बन जाता है। ठीक है, फिर नेक्स्ट है, पुनः तारे की बाह्य कवच के हाइड्रोजन का हीलियम में परिवर्तन होने से ऊर्जा विकिरण की तीव्रता घट जाती है और इसका रंग बदलकर लाल हो जाता है। इस अवस्था में जो ये प्रोसेस होगा और फिर जिस अवस्था में वो तारा होगा, तो इस अवस्था के तारे को लाल दानव तारा कहा जाता है, यानी कि रेड जायंट स्टार कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट बता रहा है, इस प्रक्रिया में अंततः हीलियम कार्बन में व कार्बन भारी पदार्थ जैसे लोहा में प्रतीत होने लगता है। ठीक है, फिर नेक्स्ट बता रहा है, यदि किसी तारे का द्रव्यमान सूर्य के द्रव्यमान से कम, मतलब कि किसी भी तारे का द्रव्यमान सूर्य के द्रव्यमान से कम अथवा बराबर चंद्रशेखर सीमा है, तो वह लाल दानव से श्वेत वामन यानी कि वाइट ड्वार्फ, रेड जायंट स्टार से वाइट ड्वार्फ और अंततः काला वामन ब्लैक ड्वार्फ में परिवर्तित हो जाता है, मतलब उसमें बदल जाता है, ड्वार्फ में, ब्लैक ड्वार्फ में।
नेक्स्ट बता रहा है यदि तारे का द्रव्यमान सूर्य के द्रव्यमान से अधिक या कई गुना अधिक है तो तारे की मध्यवर्ती परत गुरुत्वाकर्षण के कारण तारे के केंद्र में ध्वस्त हो जाती है। इससे निकली ऊर्जा तारे के ऊपरी परत को नष्ट कर देती है और भयानक विस्फोट होता है, जिसे सुपरनोवा विस्फोट सुपरनोवा एक्सप्लोजन कहते हैं। ठीक है, सुपरनोवा विस्फोट के बाद वह तारा न्यूट्रॉन तारा तथा इसके बाद में वह ब्लैक होल में बदल जाता है। इतना यहाँ तक समझ में आ रहा है ना। अब इसके बाद जो ऊपर अभी हमने पढ़ा, अभी एक वर्ड आया चंद्रशेखर सीमा, चंद्रशेखर लिमिट। तो ये क्या होती है? तो जो चंद्रशेखर सीमा है, एस चंद्रशेखर भारतीय मूल के अमेरिकी खगोल भौतिकविद थे जिन्होंने श्वेत वामन तारों के कि श्वेत वामन क्या था, वाइट ड्वार्फ तारों के जीवन अवस्था के बारे में सिद्धांत प्रतिपादित किया। इसके अनुसार 1.44 और द्रव्यमान ही श्वेत वामन के द्रव्यमान की ऊपरी सीमा है। इसे ही चंद्रशेखर सीमा कहते हैं। एस चंद्रशेखर को संयुक्त रूप से नाभिकीय खगोल भौतिकी में W.A. फाउलर के साथ 1983 में नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया है। तो ये उस चंद्रशेखर के बारे में चंद्रशेखर सीमा, चंद्रशेखर लिमिट के बारे में बताया गया है। तो अब हम आते हैं न्यूट्रॉन तारा। न्यूट्रॉन तारा क्या होता है? न्यूट्रॉन स्टार। तो सुपरनोवा विस्फोट से बचे हुए केंद्रीय भाग, जो सुपरनोवा विस्फोट हुआ उससे जो उसके केंद्र में, जो उसके बीच में जो भाग है जो कि अत्यधिक घनत्व वाला होता है, से न्यूट्रॉन वो जो उसका घनत्व अधिक होता है, उससे न्यूट्रॉन तारों का जन्म होता है। ठीक है, अधिक गति से चक्कर लगाने वाले न्यूट्रॉन से बने तारों को न्यूट्रॉन, इसमें ये न्यूट्रॉनों से बने तारों को न्यूट्रॉन तारा कहते हैं। न्यूट्रॉन तारे के सभी अंश न्यूट्रॉन के रूप में संगठित रहते हैं। यह तीव्र रेडियो तरंगें उत्सर्जित करते हैं। न्यूट्रॉन तारे को पल्सर भी कहा जाता है। ठीक है, तो ये याद रखना, न्यूट्रॉन तारे को पल्सर भी कहा जाता है। नेक्स्ट है ब्लैक होल। तो ब्लैक होल क्या है? ब्लैक होल को मैंने बताया था, कृष्ण विवर उसका हिंदी शाब्दिक अर्थ है। तो कृष्ण विवर अंतरिक्ष में स्थित ऐसा स्थान है जहां गुरुत्वाकर्षण इतना अधिक होता है कि प्रकाश का परावर्तन या किसी भी वस्तु का वहां से पलायन नहीं हो सकता है। इसे दूरबीन से भी नहीं देखा जा सकता है। ब्लैक होल की पुष्टि प्रकाश के अपने पथ के विचलन द्वारा की जाती है। नेक्स्ट बता रहा है कृष्ण विवर का निर्माण तब हो सकता है जब न्यूट्रॉन तारे में द्रव्यमान एक ही स्थान पर संकेंद्रित हो जाए अथवा उसकी मृत्यु हो रही हो, उसकी लास्ट स्टेज चल रही हो। ठीक है, फिर बता रहा है ब्लैक होल आकार में बड़ा या छोटा हो सकता है। छोटे ब्लैक होल में एक परमाणु जितने छोटा हो सकता है, लेकिन उसका द्रव्यमान बहुत अधिक होता है। जिन तारों का द्रव्यमान सूर्य के द्रव्यमान के 3 गुना से अधिक होता है, वे विघटित होकर लास्ट में ब्लैक होल में परिणित हो जाते हैं। और ये इसकी इमेज है कि ब्लैक होल कैसा होता है। तो आप देख सकते हैं कि ब्लैक होल इस तरह का होता है। ठीक है, अब हम आते हैं नक्षत्र, एस्टेरिज्म। तो क्या होता है? ये एक निश्चित आकृति में व्यवस्थित तारों के समूह को नक्षत्र कहा जाता है। कि निश्चित होता है, जो फिक्स है, उस आकृति में व्यवस्थित तारों को नक्षत्र कहा जाता है। इनकी संख्या कितनी मानी गई? 27 मानी गई है इनकी संख्या। और जो भारतीय मनीषियों ने एक 28वें नक्षत्र अभिजीत की भी परिकल्पना की है। उन्होंने बताया कि नक्षत्र एक और भी है, 27+1 भी बताया है उन्होंने, 28वां नक्षत्र अभिजीत, उसको नाम दिया है अभिजीत का। फिर बता रहे हैं कि यह आकाश में पृथ्वी के चतुर्दिक स्थित होते हैं एवं रात में ये दिखाई देते हैं। कि ये रात में ही दिखाई पड़ते हैं। कुछ प्रमुख नक्षत्र है, जैसे कि उन्होंने बताया चित्रा, हस्त, विशाखा, श्रवण, घनिष्ठा, मघा, आद्रा, अनुराधा, रोहिणी इत्यादि। ये उन्होंने कुछ प्रमुख जो मेन है उनका नाम दिया है नक्षत्रों का। फिर बता रहे हैं कि नक्षत्र दिवस किसी नियत नक्षत्र के मध्य रेखा के ऊपर से उत्तरोत्तर 2 बार गुजरने के बीच का समय को नक्षत्र दिवस कहते हैं। ठीक है, और यह दिवस 23 घंटे 56 मिनट का होता है। कि 24 घंटे होने में 4 मिनट कम होता है। 23 घंटे 56 मिनट का नक्षत्र दिवस होता है। ये याद रखना, ये क्वेश्चन भी बन सकता है वैसे नेट में कि नक्षत्र दिवस का टाइमिंग क्या है। नेट के कुछ भी क्वेश्चन बन सकते हैं, फिर डीपली जानना ही ज़रूरी होता है, तो ये आप ध्यान रखना।
फिर हम आते हैं तारामंडल यानी कि कॉन्स्टलेशन। तो आकाश में कुछ तारे सुंदर आकृतियों के रूप में व्यवस्थित होते हैं। इन आकृतियों को तारामंडल कहते हैं। वर्तमान में तारामंडल में उनके आसपास के वातावरण को भी शामिल किया जाता है। तो रात को सभी ने देखा होगा भाई आकाश को, तो रात को ज़्यादातर देखने का सबका मन होता है। तो आपने देखा होता है कि सुंदर सुंदर काफ़ी बार हम खुद भी अपने मन से देखते हैं ना कि भाई बादल की तारों में ऐसे ऐसे रूप हो रहा है, ऐसे आकृति बन रही है, ये हो गया, ये हो गया। तो उसको बताया गया ये तारामंडल। फिर बता रहे हैं कि इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन IAU के अनुसार इनकी संख्या 88 मानी गई है। 88 इनकी संख्या मानी गई है। फिर हम आते हैं ध्रुव तारा यानी कि पोल स्टार। पोल स्टार क्या होता है? उत्तरी ध्रुव पर स्थित तारे को ही ध्रुव तारा कहते हैं। यह आकाश में हमेशा एक ही स्थान पर रहता है। यह लिटिल बियर तारा समूह का ही सदस्य है। सप्तऋषि मंडल की सहायता से ध्रुव तारे की स्थिति को जान सकते हैं अथवा सप्तऋषि मंडल के संकेतक तारों को आपस में मिलाते हुए एक काल्पनिक रेखा खींची जाए और उसे आगे की ओर बढ़ाया जाए तो यह ध्रुव तारे को इंगित करेगी। मतलब कि यह वो जो काल्पनिक रेखा होगी, अगर हम उसको काल्पनिक रेखा को देखेंगे तो वह ध्रुव तारे को बताएगी कि यहाँ पे ध्रुव तारा है। तो ये हमारा हो गया तारे का जन्म और विकास, ओरिजिन एंड इवोल्यूशन ऑफ स्टार। तो आज की वीडियो हम यही ख़त्म करते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना। थैंक यू वॉचिंग माय वीडियो। थैंक यू, बाय बाय।